नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की वारासिवनी विधानसभा सीट की बात अगर हम करें तो यहां पर वर्तमान में प्रदीप जायसवाल विधायक हैं। आपको बता दें कि विधायक प्रदीप जायसवाल का जो वर्चस्व है वो वारासिवनी में काफी समय से देखा जा रहा है। बता दें कि 2018 के चुनाव में इस सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले यानी कि संजय मसानी को कांग्रेस ने टिकट दिया था, जिससे पार्टी के कई सदस्य जो हैं वो नाखुश नजर आ रहे थे। नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी गई थी और प्रदीप जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जहां प्रदीप जायसवाल की जीत हुई। प्रदीप जायसवाल कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री भी रहे हैं और जब कमलनाथ की सरकार गिरी और बीजेपी सत्ता में लौटी तो वे खनिज उद्योग के अध्यक्ष बनाए गए थे। आखिरकार अब चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पिछले कुछ चुनाव के नतीजे 2008 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप जायसवाल 50,984 वोट पाकर विजेता बने थे। उन्हें कुल वोटों का 41.77% हासिल हुआ था। उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के बोध सिंह भगत ने 35,994 वोट उन्हें मिले थे। वहीं 2013 के चुनाव में पासा पलट गया क्योंकि भाजपा के डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने 66,806 वोटों के साथ जीत हासिल की, जो कुल वोटों का 46.88% था। कांग्रेस के प्रदीप जायसवाल को 48,866 वोट मिले थे, जो कि 34.30% वोट के शेयर के बराबर था। हालांकि वारासिवनी में 2018 के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली। वैसे तो मैदान में 13 प्रत्याशी थे, लेकिन मुख्य मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल और बीजेपी के डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के बीच देखा गया था। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उसका जो मुख्य उद्देश्य था पिछले 5 साल में जिस तरह से मैंने जनता के समर्थन एक निर्दलीय विधायक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को दिया था और उस समर्थन के बदले माननीय शिवराज चौहान जी के माध्यम से वाराणसी क्षेत्र में जो विकास के कार्यक्रम किए गए, इससे मैं प्रभावित हुआ और मैं समझता हूँ कि पिछले 20 सालों में 25 सालों में जितना काम नहीं हुआ होगा मैंने 3.5 सालों में किया है। हम चाहते हैं विकास की गति रुकने ना पाए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी आज मैंने सदस्यता ग्रहण की है, ताकि आने वाले समय पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, सम्माननीय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम वाराणसी कल्याण क्षेत्रों। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रदीप जायसवाल जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि बीजेपी ने यहां से मास्टर स्ट्रोक जो है वो इस बार खेल दिया है। वारासिवनी सीट के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1998 से 2008 तक प्रदीप जायसवाल लगातार 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। हालांकि 2013 में डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने वारासिवनी के इतिहास में पहली बार भाजपा के लिए जीत हासिल की थी। 1957 से 2018 के बीच हुए चुनाव में कांग्रेस ने वारासिवनी विधानसभा सीट पर 7 बार जीत हासिल की, जबकि जनता पार्टी और जनता दल को भी जीत मिली। निर्दलीय उम्मीदवार भी 2 बार विजय हुए। भाजपा ने भी जीत हासिल की। जातिकरण समीकरण और मतदाता बालाघाट जिले में तो बात कर रहे हैं हम विशेष तौर पर वारासिवनी की। वारासिवनी विधानसभा सीट के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जनता पार्टी और जनता दल को भी जीत मिल चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार को भी 2 बार जीत मिली है। भाजपा ने 1 बार भी जीत हासिल की है। जातिगण समीकरण और मतदाता बालाघाट जिले में महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित वारासिवनी सीट की बात करें तो यहाँ कुल
1,99,983 मतदाताओं में से 99,599 पुरुष मतदाता हैं और 1,03,84 महिला मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी अधिक है। जाति समीकरण की बात करें तो पवार और लोधी समुदाय का यहां पर दबदबा है। हालांकि वर्तमान विधायक प्रदीप जायसवाल कलार समुदाय से है और 2018 का चुनाव मुख्य रूप से पवार और लोधी समुदाय के बीच लड़ा गया था। 2013 के चुनाव में जैन समुदाय से आने वाले डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को जीत मिली थी। तो इस बार जो है बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने इस बार बड़ा दाव खेल दिया है। महाकौशल की सीट पर इस बार बीजेपी की पैनी नजर जो है वो देखी जा रही है। मास्टर स्ट्रोक से बदलेगा पूरा खेल। आगे क्या होगा ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि प्रदीप जायसवाल जो हैं, जो अभी तक कांग्रेस के पक्ष में थे, अब बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। और इसी पर आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे। बालाघाट से हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा राजनीतिक समीकरण वारासिवनी विधानसभा सीट का। जी आयु ऋषि जी, अगर हम वारासिवनी की बात करें तो यहाँ का काफी दिलचस्प चुनाव होता है, क्योंकि बालाघाट जिले में जैसे कि आपने देखा, या आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि जातिवाद यहाँ पे हावी दिखाई देती है, लेकिन वारासिवनी एक ऐसी सीट है जहाँ पे जाति का समीकरण नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय भी विजय हुए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी भी विजय हुए हैं और बीजेपी भी कहीं ना कहीं जीत हासिल की है जी। इस बार का जो चुनाव है वो दिलचस्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीजेपी की लगभग 18.5 सालों से मध्य प्रदेश में काबिज, ऐसी स्थिति में नई नई योजनाएं कहीं ना कहीं सत्ता खोने का जो डर है वो बीजेपी में साफ दिखाई देती है। और अगर बात करें इस बार प्रत्याशियों की, तो वो भी ऐसे प्रत्याशियों को अपने पक्ष से खड़ा कर रही जीत का प्रतिशत ज्यादा हो लेते हुए बीजेपी नजर नहीं आती है। जी श्याम, अगर हम बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर लोधी और बाकी समाज जो है, लोधी और पवार की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से संख्या जो है इनकी ज्यादा है, जबकि प्रदीप जायसवाल जो है वो कलार समाज से ताल्लुक रखते हैं। ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जाति का समीकरण दिखाई देती, यहाँ पे आपका व्यक्तित्व कैसा है से देखा जाता है। बात करें हम गुड्डा जायसवाल, प्रदीप जायसवाल जी की, तो प्रदीप जायसवाल जी ने काफी अच्छा काम किया है, लोगों के दिल पे राज करते हैं यह भी कह सकते हैं। लेकिन जब उन्हें कांग्रेस की ओर से सीट नहीं मिली तब उन्होंने निर्दलीय लड़ा और कहीं ना कहीं जनता का सहानुभूति जो थी उनके साथ दिखाई दी और लोगों ने उन्हें सराखों पर बैठाला और निर्दलीय होते हुए भी उन्हें एक अच्छी जीत दिलाई। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी ने उन्हें जरूर शामिल कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार तकलीफ दिखाई दे रही है। अगर गुड्डा जायसवाल जी निर्दलीय लड़ते तो शायद जीत तो निश्चय थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए तो कई प्रकार की चर्चाएं वहां पे जोरों से चल रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो उनका विरोध करेंगे और वर्षों से जो लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि स्थानीय नेता ऐसा होना चाहिए जो बीजेपी परिवार का हो, ऐसा नहीं कि पैराशूट लेकर आए और वो सीधे चुनाव में उतर जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें श्याम, तो ये जो सिलसिला लगातार हम देखते हैं कि प्रदीप जायसवाल जो हैं वो कांग्रेस के साथ ही हमेशा से नजर आते थे, लेकिन पार्टी के अंदर जो आंतरिक कलह देखी गई थी उसकी वजह से वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बिन पेंदे का जो लोटा वाली सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जायसवाल जी हमेशा से नजर आते हैं। जनता की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो कट्टर कांग्रेसी कह सकते हैं जिनको, तो ऐसे में कितना मुश्किल हो सकता है प्रदीप जायसवाल के लिए। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गए, लेकिन इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं?
यही दिक्कत की बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के साथ लड़ाई करने वाला आज व्यक्ति कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि बीजेपी की जो 18.5 साल की सरकार है, उसके काम लोगों ने देखा है। आखिर क्या कारण है कि चुनाव के करीब आते आते इन्हें कई सारी योजनाओं को नीचे लाना पड़ा। लाडली बहना जैसी योजना उन्होंने यहाँ पर दी। अगर हम बात करें लाडली बहना योजना, जो 18.5 साल से कभी बहनों की याद नहीं आई शिवराज जी को, अचानक चुनावी वर्ष में उन्हें लाडली बहना याद आती है। विपक्ष उन पर लगातार हमला कर रहा है और कहीं ना कहीं जनता भी ये समझ रही है कि चाहे योजना कितनी भी हो जाए, कितने भी सारे लाभ लॉलीपॉप दे दिए जाए, लेकिन वो जानती है कि 18.5 साल में जो किसान पहले यहाँ पर बीजेपी सरकार के समय उन्हें निःशुल्क बीज मिलता था, हाइब्रिड बीज मिलता था, खाद मिलती थी, दवाइयां मिलती थी कृषि विभाग के द्वारा, आज वो सब नदारद हैं। और सिर्फ अगर कोई चीज बट रहा है तो वो रेवड़ी बोलते हैं जिसे, फ्री की, वो चीज बढ़ते दिख रही है। काम नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों को काम चाहिए, काम के बदले पैसा चाहिए। लेकिन अब जो सरकार है, ऐसा लग रहा है पंगु बना के छोड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वोट तो खरीद लिए जाएंगे योजनाओं के माध्यम से या कई प्रकार के जो चीजें होती है चुनाव में, लेकिन क्या ऐसे में क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी? यह बड़ी बात है। अगर हम प्रदीप जायसवाल जी की बात करें तो उन्होंने बीजेपी का दामन तब थामा है जब बीजेपी की लोकप्रियता जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में कम दिखाई दे रही है। आज उन्हें कई सारे ऐसे मापदंड हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं जो विजय दिला सके, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो अब है कि जो पहले की मतदाता होते थे उन्हें लुभा लिया जाता था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है, लोग जागरूक हो चुके हैं मतदान के प्रति और नेताओं के प्रति भी। आपने जैसे कि बताया कि अभी कहा कि आपने बिन पेंदी का लोटा, बिन पेंदी की लोटे की बात आई तो मैं बता दूं, अब राजनीति की का नाम अगर बिन पेंदी का लोटा रख दिए तो कहीं गलत नहीं होगा। श्याम, अगर हम बात करें तो ऐसे कई सदस्य हैं जो पिछले कई समय से प्रदीप जायसवाल के साथ नजर आते थे, उनके पक्ष में बात करते थे, उनके लिए प्रचार प्रसार भी करते थे, लेकिन लगातार जो नीतियां उन्होंने अपनाई हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी उनमें भी देखी जा रही है। विक्की पटेल समेत तमाम ऐसे लोग जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो उनके विपक्ष में हैं। क्या वजह है? जी, अगर हम बात करें श्याम, तो विक्की पटेल समेत तमाम ऐसे जो लोग हैं जो पहले जायसवाल खेमे में शामिल थे, लेकिन अब वो उनके विपक्ष में हैं। क्या वजह रही? क्या नीतियां उन्होंने ऐसी अपनाई जिसकी वजह से लोग खफा नजर आ रहे हैं? आपको पता जैसे सबसे कांग्रेस के साथ थे प्रदीप जायसवाल जी, लेकिन जब उन्हें सीट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी उन्हें आंतरिक रूप से सहयोग किया और उन्हें जीत दिलाई। लेकिन जब उन्होंने, हर एक पार्टी की विचारधारा होती है, ऐसे क्या था कि कांग्रेस छोड़कर आपने निर्दलीय लड़ लिया और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ आंतरिक रूप से जो उनको सहयोग करते थे, अब वो उनके खिलाफ दिखाई देंगे और उनका साथ छोड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यही कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लंबे समय से उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब बीजेपी का दामन चाटे तो वो तो एक अलग हो ही रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है वो भी उनको कहीं ना कहीं जो सहयोग, दिल से सहयोग करना चाहिए था, वो नहीं दिखाई देगा। और वो यही कारण है कि प्रदीप जायसवाल जी अब वहां पे कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव बहुत करीब में है और अब लगता है कि लोगों को मनाने का जो टाइम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, बहुत करीबी मामला है। तो यहाँ पे अगर यही बात देखा जाए तो यहाँ पे जो कांग्रेस है और पूरे बालाघाट जिले में कांग्रेस की जो विचारधारा है, या लोग 18.5 सालों से बीजेपी को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। और यही कारण है कि जो कांग्रेस है वो मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों के पास विकल्प सिर्फ आज की स्थिति में भी दो ही दिखाई देते हैं, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। आम आदमी पार्टी तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी उतना दम नहीं भर पा रही है जितना भरना चाहिए था। आम आदमी पार्टी की अगर आपने बात की तो जहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी लगातार आगे आती दिखाई दे रही है। सपा की अगर हम बात करें तो सपा ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर वारासिवनी विधानसभा सीट की, क्योंकि आज हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जायसवाल जी कभी अपने घर पर कांग्रेस के समर्थन की तस्वीरें लगाते हैं, तो कभी उनके
के घर में हमें मोदी जी की तस्वीरें नजर आती हैं। तो ये जो पूरा दाव है ये समझ से बाहर है, क्योंकि कभी तो वो दिग्विजय के पक्ष में बोलते नजर आते हैं तो कभी वो उनके विपक्ष में हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि किसी एक दल के साथ वो खड़े नहीं हो पाते हैं? शायद राजनीति को समझ गए वो अपने आप को लचीला रखना चाहते हैं, और वो जब उनसे सवाल कोई भी पत्रकार यदि करे तो वो यही बोलते हैं कि हम क्षेत्र का विकास चाहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं क्षेत्र के विकास के लिए वो करूंगा। अब चाहे उसके लिए पार्टी छोड़ना पड़े तो पार्टी छोड़ेंगे, दूसरी पार्टी पकड़ना पड़े तो वो करेंगे, जो भी करना पड़ेगा। वो सीधे सीधे ये कहते हैं, हुए साफ दिखाई देते हैं कि क्षेत्र की जनता यदि मुझे विकास के लिए अपना समर्थन देती तो मैं कहीं ना कहीं विकास के लिए जो भी हो सकेगा वो जरूर करूंगा। और यही कारण है कि कभी कांग्रेस में तो कभी निर्दलीय में तो कभी बीजेपी में वो दिखाई देते हैं। बिल्कुल। विकास की आपने यहाँ पर चर्चा की तो विकास का भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि बालाघाट जो कि एक जिला है, वारासिवनी जो कि एक तहसील है, जिले से ज्यादा विकास तहसील में नजर आता है। लोगों की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट कहती है कि वारासिवनी की जो जनता है उनका कहना है साफ तौर पर कि विधायक जी हमारे जो है हमें वही चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ, ये तो बात सही है। हालांकि विकास की बात कर रहे हैं तो विकास ऐसा कोई मॉडल एस्टीमेट नहीं है। यहाँ पे हमारे बालाघाट जिले में कोई ऐसा एक ग्राम पंचायत नहीं है जिसको हम मॉडल के रूप में पूरे हिंदुस्तान या मध्य प्रदेश को दिखा सकें। तो फिर वारासिवनी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, जितनी भी तहसीलें हैं अगर उनके तुलना अगर हम वारासिवनी से करते हैं तो वारासिवनी में कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई देती है कि एक अच्छी सड़क है, एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी पार्किंग व्यवस्था, एक अच्छा गार्डन है, तमाम चीजें कुछ है जो दूसरी तहसीलों में नहीं है। वो चीज वहां पे दिखाई देती है और कहीं ना कहीं उसमें जो श्रेय है वो प्रदीप जायसवाल जी को जाता है। और यही कारण है कि प्रदीप जायसवाल जी के साथ जो समर्थक जुड़े हुए थे वो विकास को लेकर, क्योंकि वो दूसरे तहसीलों को भी देखते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ठीक ठाक वहां पे विकास है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छा है ये नहीं कह सकते हैं। चलिए, ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो कौन सी ऐसी वजह रही कि जिसकी वजह से बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी खेमे में नजर आ रहे हैं प्रदीप जायसवाल, जो कल तक कांग्रेस के पक्ष की बात करते थे आज वो कांग्रेस का सफाया करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि वर्षों से जो आदमी कांग्रेस के साथ जुड़कर काम कर रहा था वो आज बीजेपी का दामन थाम रहा है। तो आपको बताएं कि कमलनाथ जी ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि जितने भी बेईमान थे जिनके कारण हमारी सरकार गई है या वो विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, हम ऐसे लोगों को पुनः अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे, चाहे हमें उसका कुछ भी परिणाम देखने मिल जाए। लेकिन हम ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल, जो दोगले होते हैं, जो दल बदलू होते हैं, जो समय आने पर पार्टी के नहीं होते, ऐसे लोगों को हम चांस नहीं देंगे। और उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी काफी प्रयास करा कि प्रदीप जायसवाल जी कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन आखिरकार शुरू से लेकर लास्ट तक के कमलनाथ जी ने उन्हें ना कहा। और यही कारण है कि एक बहुत अच्छे प्रत्याशी बालाघाट जिले को इस बार मिले हैं और निसंदेह जो जनता की ओर से नाम लिए जा रहे थे ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। देखिए, दो बिंदुओं पर हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, दो बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो दो बिंदु हैं ये सबसे ज्यादा हाईलाइट रहे हैं। पहला, गौरीशंकर बिसेन को कैबिनेट मंत्री बनाना, दूसरा प्रदीप जायसवाल का बीजेपी में शामिल होना। जी, अगर गौरीशंकर बिसेन जी को खनिज विभाग का और उसके बाद केंद्रीय मंत्री का दर्जा देना कहीं ना कहीं लॉलीपॉप है। आपको बता दें, 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, वो चाहते तो उनके पास बहुत बड़ा पद हो सकता था, लेकिन वहां नहीं है। सिर्फ चुनावी महीने में, जिस महीने में चुनाव है उसके ठीक 1 महीना पहले उन्हें एक झुनझुना पकड़ा दिया गया है और वो शायद उसी को बजाते फिर रहे हैं पूरे जिले में। अब देखना यह है, आपको एक चीज और बता दें कि पूरे बालाघाट जिले में दूसरे विधानसभा सीटों में बीजेपी ने नाम घोषित कर दिया, लेकिन बालाघाट भी अभी भी खाली रखा है। अगर आप इतने दिग्गज है तो सबसे पहला नाम आपका होता, लेकिन वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को प्रत्याशी के रूप में उतारने की बात कर रहे हैं। तो देखना यह भी है कि आखिर, क्योंकि बालाघाट जिले में 6 विधानसभा सीट है, उसके बावजूद भी जो महिलाओं की बात करती है उसके बावजूद भी अभी तक के बालाघाट जिले में एक भी महिला को सीट नहीं मिली है यहाँ पर चुनाव की ओर, चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर, महिलाओं को लेकर यहाँ पे फिर से एक बार कमजोर दिखाई दे रही है।
बिल्कुल। अगर हम बात करें वाराणसी में, तो वाराणसी में जिस तरीके से हम देखते हैं कि महिलाओं का जो वर्चस्व है वो हमेशा से देखा गया है। अगर हम बात करें बड़े शहरों की महिलाओं में, तो वो बालाघाट में उनकी भी कमी नहीं है। उन पर भरोसा क्यों नहीं दिखा पाती है सरकार? कहीं ना कहीं उससे पार्टी ने इतना महत्व नहीं दे पाया महिलाओं को। हमने देखा है कांग्रेस में तो दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी में यहाँ पे महिलाओं की पकड़ बहुत कमजोर दिखाई देती है। उन्हें सिर्फ भीड़ एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी के द्वारा। यही कारण है कि यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी तो महिलाओं को दिखाई देती हैं, लेकिन बीजेपी के द्वारा यहाँ पे आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि महिलाओं उम्मीदवार को उन्होंने बहुत ज्यादा चांस दिया है या उन्हें मंच पर आगे लाकर कोई काम किया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बात करने वाली बीजेपी आज महिलाओं से ही दूर दिखाई देती है बालाघाट जिले में। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें विकास समेत तमाम मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है सिर्फ योजना के माध्यम से चुनावी लॉलीपॉप पकड़ाने वाली जो आपने बात कही थी, वो भी कहीं ना कहीं सत्य होती नजर आती है। क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महिलाओं के विषय में बात करती नजर आती है। अभी हमने देखा फ्रीबीज एक शब्द जो सामने आ रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, तमाम योजनाएं, तमाम जिक्र जो किए जा रहे हैं वो महिलाओं पर केंद्रित है। लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के विकास की कोई बात नहीं कर रहा, उन्हें रोजगार देने की कोई बात नहीं कर रहा, उन्हें सशक्त करने की कोई बात नहीं कर रहा। ये क्यों? जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। और महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार ने ऐसा नहीं है कि योजना नहीं बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर मामा कहा गया है मतलब कोई तो बहन है, और बहन है मतलब वास्तव में उन्होंने बहनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं दिया। जैसे कि आपको बता दें कि महिला समूह के नाम से महिलाओं को हमेशा आगे लाया गया, और इनके मंच पर हमेशा महिलाओं समूह की जो गुलाबी साड़ियों में आप देखते हैं इनके कोई भी कार्यक्रम हो जाए उसमें महिला समूह की महिलाएं सदस्य बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देती है, संख्याओं में दिखाई देती है। उसके बावजूद भी अगर राजनीति में बात करें तो बीजेपी कमजोर दिखाई देती है बालाघाट जिले में। अगर बात करें महिलाओं को सशक्त करने की बात, सशक्त कब होती महिलाएं? जब उन्हें काम मिलता, वो अपना स्वावलंबी बनती है, और काम ऐसा कि जो गर्व के साथ काम करके पैसा कमाती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने उन्हें पंगु बनाने का काम किया है। सरकार ने उन्हें लाडली बहना के नाम से जो 1000 रुपए से चालू करने की बात करते हैं और 3000 रुपए पे खत्म करने की बात करते हैं और निरंतर बढ़ाने की भी बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्या विकास हो पाएगा? क्या इनका जो महिलाएं हैं क्या मजबूत हो पाएंगी? अगर आप किसी को बैठाल के खिलाने की आदत अगर डाल देंगे तो वो कितना काम कर पाएगा आने वाले समय में, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र रहा है यहाँ पर जितना वर्चस्व हमने देखा है, योगेंद्र, ये माफ कीजिएगा, जिस तरह से हमने देखा है कि गुड्डा जायसवाल, गुड्डा भैया के नाम से बहुत फेमस है वाराणसी में, उनका जितना वर्चस्व रहा है उतना ही वर्चस्व योगेंद्र निर्मल का भी हम देखते हैं। अन्य ऐसे कई नाम हैं जिनके वर्चस्व की अगर हम बात करें तो लोग उन पर भरोसा करते हैं, उनके नाम पर जो है वोट देने के लिए जनता तैयार हो जाती है। जी बिल्कुल। अगर गुड्डा भैया की बात करें तो यह जो क्षेत्र है, मैंने पहले बताया कि जातिवाद से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। आपका व्यवहार, अगर कहीं ना कहीं उनका व्यवहार था, यही कारण तो था कि लोग जुड़े हुए थे। लेकिन कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, कभी फिर दूसरी पार्टी, तो कहीं ना कहीं लोगों का फिर ये लगता है कि नहीं यार ये स्वार्थी है, और लोग फिर धीरे धीरे उनसे दूर होते जाते हैं। विकास की रही बात, लेकिन अगर विकास कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? आज भी शासकीय स्कूलों की हालत बालाघाट जिले में, आज भी लोग नीचे चटाई पर बैठ रहे हैं बच्चे। अच्छी शिक्षा कब मिल पाएगी? लोग प्राइवेट, गरीब से गरीब जो व्यक्ति है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। यहाँ की दशा कब बदलेगी? यहाँ पे वन संपदा, खनिज संपदा होने के बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। आखिर 5 किलो का राशन देकर सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग पेट्रोल पंपों कि इतने वर्ष के बाद ये इतनी कामयाबी कर रहा है, या इतना सफल हुआ है कि हम 5 किलो के राशन का बोर्ड टंगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम चौथी शक्ति बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। आखिर ऐसे कब तक के दिखाएंगे? आप झूठा दिखावा ज्यादा दिन तक के नहीं दिखा सकते, क्योंकि सच्चाई हर कोई जानता है। देखिए, सीट और वर्चस्व की आज हम बात कर रहे हैं मुख्य तौर पर, तो इतिहास जो रहा है वो अपने आप में इस बात को गवाह करता है कि जिस तरह से हमने देखा कि जायसवाल जो है 1998 से 2008 तक, प्रदीप जायसवाल लगातार
3 बार विधायक रहे हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि 3 बार जीतना एक ही जगह से इस बात का जो है प्रमाण है कि जनता कहीं ना कहीं भरोसा जो करती है वो इन्हीं पे करती है। क्या वजह है, वो कौन से ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर जनता प्रदीप जायसवाल पर जो है भरोसा दिखाती है? पिछले इतिहास की अगर हम बात करें, वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सी रणनीति रही है जायसवाल की कि जिसकी वजह से जनता का भरोसा जीतते नजर आते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आयुषी जी आपने। बालाघाट जिले की बात करें तो यहाँ के जो युवा हैं, ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने की बजाय झंडा उठाते दिखाई देंगे आपको, छोटे छोटे काम करते दिखाई देंगे। कभी नाली बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, रोड बनाते हैं। ठेकेदारी का प्रथा जो चल रही है यहाँ पे पंचायती राज में, कहीं ना कहीं ये राजनीति हावी है यहाँ पर। और यही कारण है कि जब अच्छे कार्यकर्ता मिल जाते हैं नेताओं को, तो वो लोग इन्हें जीत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं और उनकी जीत होती है। अगर काम की बात करें, जो इतने लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, इतने समय पर अगर वो चाहते तो अपने क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में बना सकते थे। लेकिन ऐसा बालाघाट जिले में एक तहसील भी नहीं है जो ये बोले कि अगर विकास देखना है तो आप हमारी तहसील में आइए। अगर एक गांव अच्छे से घूम लें तो इनकी नाकामी दिख जाएगी। लेकिन ऐसा इसलिए कहा जा सकता है जनता का, क्योंकि मतदान है और लोगों ने वोट किया है, तो हम उन्हें उनके जो मतदान है उसको कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट करते हैं। और अगर कोई बात है उनमें, तो वो एक चीज यही है कि लोगों की मदद करते हैं, व्यवहार अच्छा है और लोगों की समस्या सुनते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें विकास की बात करें तो विकास तो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर हम यहाँ पर बात कर ले, खदानों का आपने जिस तरह से जिक्र किया था, बालाघाट और वारासुनी दोनों ही जो है ये महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम जिस तरीके से हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में विकास की कोई कमी नहीं है, विकास के क्षेत्र में महाराष्ट्र हमेशा से अग्रसर रहा है, जब बालाघाट और वारासुनी दोनों ही कनेक्टेड रहे हैं, तो फिर यहाँ पर विकास की गंगा क्यों नहीं बहती है? शराब माफिया, रेत माफिया, इस बार पूरे बालाघाट जिले में ये दो चीजें हावी रही है और यहाँ के युवा भी उसी चीज में संलिप्त रहे हैं। जितने दिग्गज युवा होते हैं जो समाज की आवाजों को उठा सकते थे, वो आज कार्यकर्ता बनकर बैठे हैं। और यही कारण है कि जो जिले के मुद्दे होते हैं वो आगे नहीं आ पाते और लोगों ने सिर्फ जीवन जीने को ही विकास मान लिया है। तो यहाँ पर इस पूरी चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे वारासुनी की सीट की। तो वारासुनी विधानसभा सीट में हम देखते हैं कि 3 बार विधायक जो रहे हैं वो रहे हैं प्रदीप जायसवाल। कहीं ना कहीं जनता जो है वो उनके पक्ष में हमेशा से नजर आती है और यही वो चीज है, यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से बीजेपी ने प्रदीप जायसवाल को बीजेपी में शामिल किया है। अब आगे और क्या कुछ बदलाव होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ।